नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है वसंत भाग 1 में संकलित एक प्रेरणादायी निबंध जो हमें अपने सभी कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करता है। यह निबंध है कक्षा 6ठी के हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ 15 नौकर। गांधी जी पर आधारित इस निबंध में लेखिका अनु बंद्योपाध्याय ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें वह खुशी से करते थे। लेखिका बताती हैं कि गांधी जी अपने आश्रम साबरमती में अपने सभी काम स्वयं करते थे। आश्रम के कुछ नियम थे जो सभी को पालन करने पड़ते थे। गांधी जी कभी किसी को काम करने के लिए नहीं कहते थे। गेहूं बीनना व पीसना, सफाई करना, खाना पकाना, पानी भरना, बीमारों की सेवा करना, पाखाना साफ करना, बच्चों की देखभाल करना जैसे काम गांधी जी स्वयं करते थे। आश्रम में सभी लोग सभी तरह के काम करते थे। जहां ज़रूरत होती गांधी जी बिना कहे काम के लिए पहुंच जाते। वह राजनीति के काम में भी कार्यकर्ताओं की मदद करते थे। गांधी जी का मानना था कि वेतनभोगियों और हरिजनों की सहायता के लिए उन्हें काम पर रखना चाहिए और उन्हें अपना भाई बहन और परिवार का सदस्य ही मानना चाहिए। पाठ में हम देखते हैं कि आज जो काम हम नौकरों से कराना पसंद करते हैं, गांधी जी वह सारे काम खुद ही करते थे। यह तो था बच्चों पाठ का एक छोटा सा परिचय। अब हम देखते हैं कि पाठ से संबंधित सीखने के प्रतिफल क्या क्या हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कक्षा अनुरूप दक्षताओं की। कक्षा 6ठी के इस पाठ नौकर से संबंधित जो दक्षताएं हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई हैं वह इस प्रकार हैं। HIN 605 विद्यार्थी किसी घटना का विवरण प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी दक्षता है HIN 607 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविता, दोहा, निबंध, एकांकी, संस्मरण, जीवनी से संबंधित पाठों को उपयुक्त उतार चढ़ाव एवं सही प्रवाह के साथ पढ़कर समझ सकते हैं। तीसरी दक्षता है HIN 608 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के परिचित एवं अपरिचित गद्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चौथी दक्षता है HIN 612 विद्यार्थी कक्षा 6 के स्तर के गद्यांश, अनुच्छेद, कहानी, निबंध, जीवनी, एकांकी का सार लिख सकते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तथ्यात्मक, निष्कर्षात्मक एवं कल्पनात्मक। पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले आइए बच्चों हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं ताकि जब हम पाठ पढ़ें तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। प्रस्तुत निबंध गांधी जी की जीवनचर्या और उनके कामकाज पर आधारित है। जब आप पाठ पढ़ोगे तो आप इस बात को भली भांति समझ जाओगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में रहने वालों के लिए कुछ नियमों का निर्धारण किया था जिन्हें मानना सभी के लिए अनिवार्य था। वह स्वयं भी इन नियमों का पालन करते थे। आप देखोगे बच्चों कि गांधी जी किस प्रकार जो नियम उन्होंने आश्रम के लिए निर्धारित किए थे, किस प्रकार उन नियमों का भी स्वयं सख्ताई से पालन करते थे। आश्रम में सभी को सभी कार्य करना अनिवार्य था। गांधी जी हरिजन और नौकरों को अपना भाई समझते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है
और यह बात आप इस पाठ को जब पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो अच्छी तरह से जान पाएंगे कि किस प्रकार गांधी जी का संपूर्ण जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। पाठ के संबंध में अब तक की गई चर्चा के आधार पर आप यह तो जान ही चुके हैं बच्चों कि यह पाठ गांधी जी पर आधारित है। गांधी जी का संपूर्ण जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। गांधी जी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उस कार्य का महत्व उस कार्य को करने से ही होता है और हमें किसी भी कार्य को करने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पाठ का संपूर्ण सार, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से गांधी जी के कार्यों को, गांधी जी के जीवन को समझ सकें। इस पाठ में, इस निबंध में बात की गई है गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम साबरमती आश्रम की। लेखिका अनु बंद्योपाध्याय बताती हैं कि आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। गांधी जी, आपको पता ही है, बैरिस्ट्री यानी वकालत से बहुत सारे रुपए तो कमाते ही थे, और उस समय भी आप यह देखिए बच्चों कि वे हर रोज़ सुबह अपने हाथों से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा, गांधी जी की धर्मपत्नी, और उनके लड़के भी उनका हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए बिल्कुल बारीक या मोटा जैसा भी आटे की आवश्यकता होती थी, गांधी जी स्वयं पीस लेते थे। और साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का यह काम जारी रखा। पिसाई का ही काम नहीं, बल्कि वह चक्की को ठीक करने में भी बहुत मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, तो गांधी जी आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए फौरन उठ खड़े हुए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे, ताकि उसमें जो कुछ कूड़ा करकट या कुछ भी इस तरह के चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं, उन्हें उसमें से निकाल दिया जाए। जिसे आप घर में भी आप देखते हो कि आपकी मम्मी हैं, दादी हैं, या घर में और जो महिलाएं हैं, जो गेहूं को या और अनाज जो हम खाते हैं उनको पीसने से पहले जो उसकी साफ़ सफाई का कार्य करते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर पीसना बोलते हैं, कि मम्मी पीसना कर रही हैं, यानी उस अनाज की सफाई कर रही हैं। तो गांधी जी इस बात पर विशेष बल देते थे कि चक्की में पीसने से पहले गेहूं को बीनकर साफ कर लेना चाहिए। आगे लेखिका बताती हैं कि कोपिनधारी का अर्थ होता है बच्चों लंगोटी धारण करने वाला, और धोती पहनने के एक विशेष ढंग के कारण यह विशेषण गांधी जी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो आश्रम में आने वाले लोग जब गांधी जी को गेहूं बीनते या अनाज पीसते देखते तो उन्हें बहुत हैरानी होती थी कि एक इतना बड़ा व्यक्ति इतने छोटे छोटे काम भी कैसे कर लेता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब कोई मेहमान घर पर आते हैं और हम किसी शारीरिक कार्य में लगे हुए होते हैं तो हम शर्म महसूस करते हैं उस काम को करने में, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। वे शारीरिक मेहनत का काम करते हुए ज़रा भी शर्माते नहीं थे। एक बार की बात है बच्चों कि उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने के लिए आए। उन छात्रों को अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बहुत ही गर्व था और गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन छात्रों को लग रहा था कि गांधी जी उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात समझ ली थी कि उन्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड है, तो इसलिए गांधी जी ने उनसे कहा कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। वे जो बच्चे आए हुए थे गांधी जी से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि गांधी जी ने उनको काम दे दिया और अब वे मना नहीं कर सकते थे। तो उनके पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वे उन गेहूं को साफ कर दें।
गांधी जी आश्रम में किसी भी प्रकार का कार्य करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने कई वर्षों तक आश्रम के भंडार का काम भी संभाला। वे रसोई घर में जाकर सब्जियां भी छील देते थे। गांधी जी बहुत ही सफाई पसंद थे और वह कहीं भी गंदगी पड़ी देखते या कहीं पर भी मकड़ी के जाले इत्यादि देखते थे तो अपने साथियों को वह इसके लिए अवश्य टोकते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का भी बहुत ज्ञान था और वह आश्रमवासियों को बताते रहते थे कि किसी भी सब्जी को काटने के बाद या पहले उसको ज़रूर धोना चाहिए, जिससे हमें किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हमारे स्वास्थ्य को ना हो। आश्रमवासियों को गांधी जी अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे और इस कारण बेचारे वे आश्रमवासी बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम पहले भी कर चुके थे। इतने महान व्यक्ति होने के बाद भी गांधी जी बर्तन साफ करने जैसे कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते थे। जब भी आवश्यकता होती तो वह स्वयं ही बर्तन साफ करने लगते थे। एक बार की बात है बच्चों, आश्रम साबरमती आश्रम की बात हो रही है। उसका निर्माण कार्य चल रहा था और उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक मेहमान को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। ऐसे थे गांधी जी। गांधी जी को अपना काम दूसरों से करवाना कतई पसंद नहीं था। एक बार की बात है कि गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, कुछ बीमार चल रहे थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में वह अपना हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई और उनको इस बात से बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। यह देखकर बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो आप गांधी जी के इस कार्य से आप बच्चों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें अपना काम स्वयं करना कितना पसंद था और यह उनके लिए गर्व की बात होती थी कि मैंने अपने आज के सारे कार्य स्वयं किए हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि भले ही वे अस्वस्थ क्यों ना हो कि उनका काम कोई और करे। गांधी जी का मानना था कि जब तक शरीर में बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी से भी अपना काम नहीं करवाना चाहिए। हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति गांधी जी में थी। उनमें थकान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक बार की बात है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक बच्चों आप सोचो कि कितना दूर का सफ़र हो जाता है। यह पैदल चलते थे गांधी जी और इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ में लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट भी आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। गांधी जी का एक और प्रेरक कार्य देखिए बच्चों। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में, तश्तरियां यानी प्लेटें,
उनमें नाश्ते के फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने उनसे पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो इतने महान व्यक्तित्व के स्वामी थे गांधी जी, जो यह बिल्कुल भी नहीं सोचते थे कि मैं एक इतना बड़ा व्यक्ति हूँ तो मैं अपने छोटों के लिए कोई भी कार्य ना करूँ। वह सबको समान भाव से, समान नज़रों से देखते थे। एक बार की बात है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए सोचा कि वह स्वयं ही भोजन तैयार करेंगे। तीसरे पहर 2 बजे की बात है कि एक दुबला पतला और छरहरा व्यक्ति आकर उन सब में शामिल हो गया और उनके कामों में हाथ बटाने लगा। उन्होंने तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य जो भी कार्य चल रहे थे उन सब में उनकी मदद की। बाद में जब छात्रों का नेता वहाँ आया तो वह देखता है कि वह दुबला पतला आदमी कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं गांधी जी थे, जिनको उन्होंने उस शाम के भोज के लिए निमंत्रित किया था। गांधी जी को लिखने का बहुत शौक था। सारा दिन वह आश्रम के, राजनीति के, देश की स्वतंत्रता से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहते थे और इसके बाद भी वह रात को पत्र लिखने या अन्य लेखन कार्य करने के लिए समय निकाल ही लेते थे। रात को लिखते समय जब लालटेन का तेल समाप्त हो जाता तो वह चंद्रमा की रोशनी में ही लेखन कार्य कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन वह अपने किसी भी सोते हुए साथी को जगाते नहीं थे। नोआलखा पदयात्रा की बात है। उस समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा एक गुजराती व्यंजन होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और किसी बहुत ही निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि उन लोगों को बताई। और उस समय गांधी जी की उम्र जो है, जानते हो आप कितने वर्ष की थी? 78 वर्ष की। बहुत बड़े हो चुके थे उस समय गांधी जी, लेकिन तब भी वह अपने सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद करते थे। इसके साथ साथ गांधी जी को बच्चों से बहुत ही प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। और ऐसा किस लिए? क्योंकि वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल ही सबसे अधिक आवश्यक होती है। एक बार की बात है बच्चों, गांधी जी के एक मित्र थे श्रीमान पोलक। उनकी पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली पतली और कमज़ोर हो गई थी। गांधी जी को पता चला कि उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा है, इसलिए श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली पतली हो गई हैं। वह बच्चे का दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं छोड़ रहा था और बार बार रोता रहता था। तो गांधी जी ने क्या किया कि सारा दिन इधर उधर के कार्यों में व्यस्त रहने के बाद जब वह रात को घर आते, आश्रम में आते, तो वह क्या करते कि बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर सुला लेते। उन्होंने चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लिया था ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो वह उसे पानी पिला सकें। लेकिन बच्चे को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी रोता ही नहीं था उनके पास आकर और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक जब गांधी जी लगातार बच्चे को माँ से अलग इस तरह सुलाते रहे तो बच्चे ने अपने आप ही दूध पीना छोड़ दिया।
जो व्यक्ति अपने से छोटों का सम्मान करता हो वह अपने बड़ों का कितना सम्मान करता होगा, यह आप अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं। एक बार की बात है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी के दुपट्टे पर स्त्री भी करते थे, वह उनका बिस्तर भी ठीक करते थे और उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर भी दबाने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि गोखले जी उनको मना बहुत करते थे, लेकिन क्योंकि गोखले जी को गांधी जी अपना गुरु मानते थे तो वह उनका प्रत्येक कार्य बड़े मन से करते थे। आप जानते ही हैं कि गांधी जी को हम सभी राष्ट्रपिता या महात्मा के नाम से भी जानते हैं। तो जब महात्मा की उनको जब उपाधि मिली तो उससे भी बहुत पहले की बात है कि एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने यानी टॉयलेट्स उनको भी साफ किया और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं यह काम दे सकूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? तो गांधी जी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। इस प्रकार उन्होंने थोड़े ही समय में यह कार्य भी समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और अन्य कार्यों में उनकी खुशी खुशी मदद की। जब भी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तो गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। उनका यह भी कहना होता था कि ऐसा करने में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कुछ चोरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। ऐसा गांधी जी इसलिए मानते थे कि किसी को भी छोटेपन का एहसास ना हो। वेतनभोगी मजदूरों को जब हम अपने भाई के समान स्नेह देंगे तो उसमें हो सकता है कि वह उस अपनेपन का, उस छूट का कुछ फ़ायदा उठा ले और कुछ चोरियां इत्यादि करने लगे जब उसको खुलापन मिलेगा। लेकिन जब लगातार उन लोगों को अपनेपन का और सम्मान का जो व्यवहार मिलेगा उससे उनका हृदय परिवर्तन होगा और वह ऐसे गलत काम करना छोड़कर घर में एक सदस्य की भांति शामिल हो जाएंगे। तो इसीलिए गांधी जी कहा करते थे कि हो सकता है कि इसमें कुछ कठिनाई आए लेकिन फिर भी हमारी कोशिश निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें अर्थात गांधी जी को यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखा जाता है, क्योंकि वह हर किसी को अपना भाई बहन या परिवार का सदस्य ही समझते थे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तो उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी के विचार कितने श्रेष्ठ थे, कितने महान थे। जिन लोगों को हम अपने घरों में अपनी सहायता के लिए रखते हैं और जिन्हें हम नौकर की संज्ञा दे देते हैं, गांधी जी उन लोगों को भी इतना स्नेह और इतना सम्मान देते थे कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप जो मेरी सेवा कर रहे हैं उसका प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो आप देखें कि किस प्रकार गांधी जी का संपूर्ण जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आप गांधी जी के इन सभी कार्यों से प्रेरणा लेंगे और अपने सभी कार्य स्वयं करने की आदत का विकास अवश्य करेंगे।
आइए अब इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दार्थ की। बैरिस्ट्री वकालत, महीन बारीक, फौरन तुरंत, हैरत हैरानी, मन की बात ताड़ना, मन की बात समझना, आगंतुक आने वाला, चारा न होना, उपाय न होना, आड़े हाथों लेना, डांटना, चकते, निशान, पेंदी, तली, प्रवासी, दूसरे देश में रहने वाला, बुहारना, झाड़ू लगाना, पखवाड़ा, 15 दिन का समय, कारकुन, कारिंदा या काम करने वाला, प्रतिदान, किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो निबंध से लिए गए हैं, अर्थात जो इस पाठ से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर देखिए, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया। गांधी जी ने उनसे यह काम इसलिए करवाया क्योंकि उन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में उन्होंने बापू से कोई काम बताने के लिए कहा। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे, परंतु गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और उन्हें गेहूं बीनने का काम दे दिया। दूसरा प्रश्न है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर, गांधी जी आश्रम में कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। ऐसे ही कुछ काम हैं जैसे आटा पीसना, अनाज बीनना, सब्जियां छीलना, बर्तन साफ करना आदि। आप पाठ पढ़ चुके हैं बच्चों, और आपने देखा होगा कि यह सब काम गांधी जी स्वयं अपने हाथों से करते थे। प्रश्न तीसरा है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी तीसरे पहर 2 बजे ही वहां पहुंच गए और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगे। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर देखिए, श्रीमती पोलक गांधी जी के मित्र की पत्नी थी। वह बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई थी क्योंकि उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। गांधी जी ने उस बच्चे का दूध छुड़ाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। वे रात को बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास पानी भी रख लेते थे। एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। प्रश्न 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। उत्तर, गांधी जी अपना कार्य स्वयं करते थे। उसमें वे किसी की भी सहायता नहीं लेते थे। वे स्व अनुशासन पर विश्वास करते थे। समय पर काम न होने पर वह स्वयं ही काम कर देते थे। इस प्रकार उन्हें काम करता देखकर आश्रम के कार्यकर्ता भी काम में लग जाते थे। आइए बच्चों, अब निबंध से आगे के कुछ प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखो। उत्तर है, गांधी जी को पैदल चलना अच्छा लगता था। जब आप गांधी जी से संबंधित कुछ पुस्तकों का अध्ययन करेंगे बच्चों, तो आप पाएंगे कि गांधी जी ने बहुत पदयात्रा की हैं, जिसमें उनकी दांडी की
जो पद यात्रा है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उन्हें पैदल चलने का बहुत शौक था और इससे आप समझ सकते हैं कि पैसे की भी बहुत बचत होती है, क्योंकि अगर हम किसी वाहन में जाएंगे तो हमें उसका किराया भी देना पड़ता है। पैदल चलने के बहुत लाभ हैं बच्चों। यदि हम पैदल चलते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है और शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग भी घर नहीं करता है। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर एक तालिका दी हुई है जिसमें कुछ काम दिए हुए हैं, जैसे घर का सामान लाना, घर की सफाई करना, बिस्तर रखना, खाना बनाना, कपड़े धोना, और घर के सदस्यों के आपसे संबंध दिए हुए हैं कि भाई आप करते हैं उस काम को, माँ करती हैं, पिता, भाई, बहन, चाचा, दादी या कोई और। तो आपने उस काम के सामने उस खाने में आपने एक टिक का निशान लगाना है जो घर के उस काम को करता है। और अंत में आपने क्या देखना है, नीचे दिया हुआ है कि अब यह देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। कामों का बराबर बंटवारा हो सके, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचकर आपने अपने घर के सदस्यों के साथ इस बात का आप उनसे डिस्कस करोगे, उनसे आप विचार विमर्श करोगे और आप अपने साथियों को भी बताओगे कि घर में सबसे कम काम कौन करता है और सबसे अधिक काम कौन करता है। तो जो सबसे कम काम करता है उसको चाहिए कि जो घर में सबसे अधिक काम कर रहा है उसके कामों में वह हाथ बटाए, ताकि जो सबसे अधिक काम कर रहा है उसको भी कुछ आराम मिल सके। तो यह आपने इस तालिका की मदद से देखना है। अब हम बात करते हैं बच्चों अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। मेरे अनुमान से इसका प्रश्न इस प्रकार होगा, आपका अनुमान मेरे अनुमान से भिन्न भी हो सकता है और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न मैं अपने अनुमान और अपनी कल्पना के आधार पर यहाँ दे रही हूँ आप भी बिल्कुल वैसा ही इसका उत्तर लिखें। आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है। तो मेरी अनुमान और मेरे कल्पना के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक उनका हर काम कर देते थे, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनका खुद का काम कोई और करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी स्वावलंबी थे और अपना काम स्वयं करने पर उनका विशेष बल रहता था। प्रश्न दूसरा है, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। इसका उत्तर है, गांधी जी ऐसा इसलिए कहते होंगे कि नौकरों को अपना भाई मानने से तात्पर्य है उन्हें छूट देना और भरोसा करना। ऐसा करने में कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं, परंतु जब नौकरों के साथ घर के सदस्यों जैसा अपनेपन का और सम्मानजनक व्यवहार होगा तो निश्चित ही उनका हृदय परिवर्तन होगा और इस प्रकार हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। इसका उत्तर है,
घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय रात को ही मिलता होगा। गांधी जी का दिन ढेर सारे काम करते हुए गुजरता होगा। आश्रम का प्रबंधन, साफ सफाई, पशुओं की देखभाल, राजनीति के कार्य, समाज सेवा आदि कार्य करते हुए उनका दिन गुजरता होगा। प्रश्न चौथा है, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। उत्तर देखिए इसका। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम कई मायनों में अलग था। घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य ही होते हैं। स्कूल के छात्रावास में रहकर छात्र ज्ञानार्जन करते हैं और उन्हें पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों की फिक्र नहीं होती। साफ सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों के लिए अलग अलग कर्मचारी निर्धारित होते हैं, जबकि आश्रम में सभी को अपने सभी कार्य स्वयं करने होते थे। आश्रम की साफ सफाई, सब्जियां उगाना, बीमारों की सेवा, खाना बनाना, आगंतुकों से मिलना, पशुओं की देखभाल, देश की स्वतंत्रता संबंधी आदि सभी कार्य आश्रम में रहने वालों को ही करने होते थे। प्रश्न 5 है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। हर किसी के लिए यह काम अलग अलग हो सकते हैं। किसी के घर में किसी तरह के कार्य होंगे और किसी के घर में कुछ और तरह के कार्य होंगे। तो कुछ सामान्य कार्य जो लगभग हर घर में होते हैं, ऐसे कुछ काम हो सकते हैं, जैसे घर की साफ सफाई करना, खाना बनाने में मदद करना, खेत के कार्य हैं, दुकान से सामान लाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना आदि। अब हम बात करते हैं भाषा की बात की, जिसके अंतर्गत हम कुछ व्याकरणिक बिंदुओं पर बात करेंगे। और इसके अंतर्गत हमारा जो पहला व्याकरणिक बिंदु है, उसमें संज्ञा शब्दों से क्रिया बनाने की बात कही गई है। आइए देखते हैं। पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बन जाता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है, जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आप देखिए कि नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं और उनमें आपने बताना है कि वह किस क्रिया से बनी हुई है। जैसे रोपाई, रोपाई जो है वह रोपना क्रिया से बनी है। सिंचाई, सिंचाई जो संज्ञा बनी है किस क्रिया से बनी है? सींचना। कताई, काटना से। कटाई, काटना से। सिलाई, सीलना से। और रंगाई, रंगना से। यह आपने कुछ उदाहरण देखे बच्चों, कुछ ऐसी संज्ञाओं के जिनमें आपने बताना था कि वह किन क्रियाओं से बनी हुई है। प्रश्न भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न 1 का ख भाग है। हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। पिछले पृष्ठ पर लिखे शब्दों का संबंध 2 अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से हैं। पुस्तक में पिछले पृष्ठ पर जो शब्द दिए गए थे, जिनमें अभी हमने देखा था कि संज्ञा शब्द दिए हुए हैं और उनसे हमने ये बताना था कि किन क्रियाओं से वह संज्ञा शब्द बने हुए हैं। तो जो संज्ञा शब्द इस प्रश्न के अनुसार पिछले पृष्ठ पर दिए हुए हैं वह है रोपाई, सींचना, कताई, कटाई, सिलाई, रंगाई। तो इनमें हमने यह बताना है कि कौन से कार्य, कौन से शब्द किस कार्य से संबंधित हैं। तो इनमें से रोपाई, सिंचाई, कटाई का संबंध
कृषि कार्यों से है तथा कताई, सिलाई, रंगाई का संबंध कपड़ा निर्माण से या कपड़ों की सिलाई से संबंध रखता है। भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न 2 का क भाग है, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ। जैसे कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। तो हम बात करते हैं कि तुरपाई किसे कहते हैं। तुरपाई होती है हाथ से की जाने वाली सिलाई। आपने देखा होगा कि कहीं से कोई कपड़े की सिलाई जब उधड़ जाती है तो आपकी मम्मी या आपके घर में जो आपके बड़े हैं, आपकी दादी हैं, नानी हैं आदि, कोई भी वह सुई में धागा डालकर उस हिस्से की सिलाई कर देते हैं जिसे तुरपाई कहते हैं। बखिया, बखिया होता है मशीन द्वारा की गई सिलाई। कच्ची सिलाई, कच्ची सिलाई होती है बच्चों पक्की सिलाई करने से पहले की गई मोटी सिलाई। आपने देखा होगा कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो जिनके नीचे एक और कपड़ा लगता है, यानी डबल कपड़े की सिलाई होती है, या कुछ ऐसे फिसलन वाले कपड़े होते हैं जिनको सिलना शुरू करने से पहले उनकी तह जमानी, उनको व्यवस्थित करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए या तो हाथ से या मशीन की चाल को मोटा कर करके जो एक मोटी सिलाई लगाई जाती है, ताकि जो पक्की सिलाई होती है वह करने के बाद उसको आसानी से उधेड़ा जा सके, उसको कच्ची सिलाई कहते हैं। अब है चोर सिलाई। चोर सिलाई वह होती है जो बाहर से दिखाई न दे। जैसे आपने देखा होगा कि जैकेट हैं या कोट वगैरह हैं, जो 2 कपड़े इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि उनमें वह सिलाई अंदर की ओर होती है और बाहर से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह की सिलाई को चोर सिलाई कहते हैं। भाषा की बात के अंतर्गत ही प्रश्न 2 का ख भाग है, नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यह शब्द हैं कालिख, रोशनी, भराई, सेवा, चक्की, पतीला। अब इनमें से हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द हैं कालिख, रोशनी, भराई, सेवा और चक्की, और पुल्लिंग शब्द है पतीला। तो यह था बच्चों हमारा आज का पाठ नौकर, जो गांधी जी के जो आश्रम था, साबरमती आश्रम था, या उनके संपूर्ण जीवन पर आधारित था, और जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करना चाहिए। आजकल लगभग हर कोई यह सोचता है कि काम करने के लिए नौकरों को लगाया जाए ताकि हमें कुछ भी काम न करना पड़े, लेकिन यह आदत ठीक नहीं है। हमें अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमें कामों की समझ भी आएगी और हम स्वावलंबी बनेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर आप पहले से जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप में इस आदत का विकास अब और अधिक होगा कि आप किसी भी काम को करने से यह नहीं समझेंगे कि यह काम छोटा है या बड़ा है, और आप प्रत्येक काम को स्वयं करने की आदत डालेंगे। इसी के साथ मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले एक और नए पाठ के साथ शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।